चैनल पर वीडियो नंबर 150 में आप सभी का वेलकम है। डिप्रिशिएशन के काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिए हैं। आप सबको उन सभी एग्जाम्पल्स को, डिप्रिशिएशन के चैप्टर को यहाँ से रिवाइज करना है। आज हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस क्वेश्चन में हमें दो केसेस में मशीनरी अकाउंट बनाने हैं। पहला वो कि जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो हम मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, और दूसरा जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप सबको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। On 1st April 2016, a firm purchased a machinery for ₹12 lakh. हमने डेट और कॉस्ट को अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद on 1st October 2018, a part of the machinery purchased on 1st April 2016 for ₹80,000 was sold for ₹45,000. ये तीनों लाइंस काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि हमने जो 12 लाख की मशीनरी परचेज की थी उसमें से मशीनरी का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट है 80,000, जिसको हमने 45,000 में बेच दिया है। पर यहाँ पे जो सेल किया है उसके रिलेटेड हमको दो डेट दी गई है। यहीं पर काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हमको कहा है 1 अक्टूबर 2018 को हमने वो बेचा है, और किसको बेचा है? जिसको हमने 1 अप्रैल 2016 को खरीदा था, यानी कि ये वाली जो मशीन है उसका ही एक पार्ट, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसका एनालिसिस करती हूँ और आपको समझाती हूँ। आगे, and a new machinery at a cost of ₹1,58,000 was purchased and installed on the same date. Same date मतलब यहाँ पे दो डेट दी गई है। हमें देखना है जो डेट को हमने मशीनरी का वो पार्ट सेल किया था उस डेट को हमें समझना है, नहीं कि 1 अप्रैल 2016 को। The company has adopted the method of providing depreciation at 10% per annum on the diminishing balance of the machinery. अब जनरली written down method ऐसा वर्ड यूज होता है। यहाँ पे हमको दिया गया है diminishing balance method, इसका मतलब written down मेथड ही होता है, पर जनरली हम written down मेथड का वर्ड यूज करते हैं, सो इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से अब क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब उसके रिलेटेड हम वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले जो पार्ट हमने बेचा है उसके रिलेटेड हम कैलकुलेशन करते हैं। रिटर्न डाउन मेथड है, इसीलिए जब से वो पार्ट खरीदा था उसकी कॉस्ट हमको दी गई है, तो कॉस्ट में से ईयर बाय ईयर डिप्रिशिएशन काउंट करके, डिप्रिशिएशन को डिडक्ट करके हम सेल डेट पर उसकी बुक वैल्यू क्या है वो पहले निकालेंगे, और फिर उसने यहाँ पे जो सेल प्राइस दी गई है उसके रिलेटेड लॉस या तो गेन हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा मशीनरी का पार्ट है उसकी कॉस्ट है 80,000। अब फर्स्ट ईयर के लिए 10% डिप्रिशिएशन हम काउंट करेंगे तो होगा 8,000। अब हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए बुक वैल्यू आती है 72,000। फिर 72,000 का 10% डिप्रिशिएशन काउंट करेंगे तो आएगा 7,200। अब 1 अप्रैल 18 को हमारी बुक वैल्यू आती है 64,800। ये पार्ट हमने 1 अक्टूबर 2018 को बेच दिया है, मतलब इस पार्ट पर अब हम 6 मंथ का ही डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो 64,800 का 10% और उसमें भी 6 मंथ, तो डिप्रिशिएशन होगा 3,240। इसको जब हम माइनस करेंगे तो सेल डेट पर हमारे इस मशीनरी के पार्ट की बुक वैल्यू आती है
61,560। अब बुक वैल्यू है 61,560 और हमने ये जो पार्ट बेचा है वो 45,000 में बेचा है, तो इसका मतलब हमें हुआ है लॉस 16,560 का। अब हम डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मशीनरी हमने परचेज की थी वो थी 12 लाख। 12 लाख में से 10% हम निकालेंगे तो 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारी बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए आएगी 10,80,000। फिर उसमें से 10% माइनस करेंगे तो 1,08,000 आएगी। अब हमारी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को आती है 9,72,000, जिसमें से जो मशीनरी के पार्ट की कॉस्ट 80,000 थी और 1 अप्रैल 18 को जिसकी बुक वैल्यू थी 64,800, जिसको हमने बेच दिया, मतलब अब वो हमारे पास नहीं है। तो जो मशीनरी अब हमारे पास है उसकी वैल्यू है 9,07,200। अब उस पर भी हमें 1 अप्रैल 18 से लेकर आगे के ईयर तक का डिप्रिशिएशन काउंट करना है 10%, जो आएगा 90,720। और अब हमारे मशीनरी की बुक वैल्यू है 8,16,480। अब जो नई मशीनरी हमने परचेज की है उसकी बात करें तो उस मशीनरी की कॉस्ट है 1,58,000, जिसमें हम 10% डिप्रिशिएशन लगाएंगे 6 मंथ के लिए, जो होगा 7,900। तो उस मशीनरी की वैल्यू, हमारी बुक वैल्यू आएगी 1,50,100। अब हम टोटल डिप्रिशिएशन काउंट करेंगे। 2016 को से लेकर 2017 का हमारा टोटल डिप्रिशिएशन क्या 1,20,000। याद रहे ये जो डिप्रिशिएशन हमने काउंट किया है वो फुल मशीनरी में इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन मशीनरी के सेल पार्ट के सेल के रिगार्डिंग लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। तो ये जो अमाउंट है वो इसमें इंक्लूडेड है, सो इसे हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब नेक्स्ट ईयर का हमारा है 1,08,000, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है। फिर जो पार्ट हमने बेचा था उसका 6 मंथ का हमने अलग से काउंट किया है, जो आता है 3,240। और फुल मशीनरी, टोटल मशीनरी में से एक पार्ट हमने बेच दिया, तो बाकी की जो मशीनरी थी जिसका डिप्रिशिएशन हमने यहाँ पे काउंट किया उसको हम यहाँ पे डालेंगे। और जो नई मशीनरी का डिप्रिशिएशन काउंट किया उसकी एंट्री भी हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल डिप्रिशिएशन हुआ 3,29,860। अब इस तरह से सारा कैलकुलेशन कर लिया, सारी वर्किंग नोट्स बना ली। अब हमारे पास 2 केसेस है। एक है जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो हम मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वो ही लेते हैं। अब हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। केस 1, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो जब प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता, इसका मतलब हमें मशीनरी अकाउंट में ही डिप्रिशिएशन के रिलेटेड रिकॉर्डिंग करनी होती है। बस इतना ही सिंपल है। जैसे कि हमने कैलकुलेशन कर लिया, जैसे हमने वर्किंग नोट्स बना ली, उसके रिगार्डिंग सारी अमाउंट्स यहाँ पे डालनी होती है और बैलेंस इसको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करनी होती है। देखते हैं, सबसे पहले जब हमने 2016 की अप्रैल 1 को परचेज किया वो एंट्री डालेंगे। फिर उसी ईयर में हमने डिप्रिशिएशन डिडक्ट करके जो भी बैलेंस है उसको हमने नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर लिया। ठीक उसी तरह उस ईयर का भी डिप्रिशिएशन डिडक्ट करके जो बैलेंस बची थी उसको हमने नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर लिया। अब इसके साथ जो हमारी बैलेंस आती है अप्रैल 1, 2018 को, उसी दिन हमने एक नई मशीनरी परचेज की है, तो जिसकी एंट्री भी यहाँ पे हम डालेंगे। अब डिप्रिशिएशन हम साल के आखिर में डालते हैं, पर उससे पहले मशीनरी रिलेटेड जो भी सेलिंग हुई है, जो भी लॉस हुआ है,
उसकी कैलकुलेशन, उसकी अमाउंट्स हमें यहाँ पे लिखनी होती है। तो अक्टूबर 1 2018 को जब हमने सेल किया 45,000 का, वो अमाउंट डालेंगे। फिर हमने वर्किंग नोट बनाकर इस मशीनरी के पार्ट के सेलिंग के ऊपर हमें जो लॉस हुआ वो कैलकुलेट कर लिया था, वो लॉस को भी हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो मशीनरी का पार्ट हमने बेचा उसका जो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था अपनी वर्किंग नोट में, वो यहाँ पे डालेंगे। फिर अब जो मशीनरी बाकी रह गई है उसका डिप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, और उसके साथ साथ हमने जो नई मशीनरी ली थी उसका भी 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, जिसको हमने 2019 की मार्च की 31st डेट को डालना है। तो उन सभी अमाउंट्स को हमने यहाँ पे डाल दी है। फिर जब हम टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस आएगी 9,66,580, जिसको हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन की अमाउंट और मशीनरी की सारी अमाउंट्स जो कैलकुलेशंस हमने वर्किंग नोट में किए थे उस रिलेटेड सभी अमाउंट्स को यहाँ पे डाल के इस तरह से हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं कि हमें 3 इयर्स का सारी मशीनरी के रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पर से मिल जाता है। अब केस 2 है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब हमें मशीनरी को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मशीनरी अकाउंट बनाना है, और एक अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो पहले देखते हैं हम मशीनरी अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे जब 12 लाख की मशीनरी हमने परचेज की थी उसको फिर हमने आगे ले गए बाय बैलेंस नेक्स्ट ईयर पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी हम उसको आगे ले गए। फिर जब हमने मशीनरी का सेल किया तो उसके रिलेटेड हमने एंट्री डाली, मशीनरी सेल अमाउंट जो है 45,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हमारा आ गया था 18,440। जो मशीनरी का पार्ट 80,000 की कॉस्ट वाला था जिसको हमने बेचा था उसके ऊपर हमने फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और नेक्स्ट हाफ ईयर का जो डिप्रिसिएशन अपनी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे डालना है, और उसके साथ उस मशीनरी के पार्ट पर हमें जो लॉस हुआ था वो भी हमें यहाँ पे डालना है। फिर हमने उसी डेट को, जिस डेट को हमने मशीनरी के पार्ट को सेल किया था उसी डेट को हमने नई मशीनरी परचेज की थी, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे हम डालेंगे। फिर हम बैलेंस निकालेंगे जो हमारे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस होगी। तो इस तरह से जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे जो हमने 2017 की मार्च 31 को डिप्रिसिएशन चार्ज किया था वो डाला है, जिसको हमने आगे फॉरवर्ड कर लिया है, जो नेक्स्ट ईयर में आ गया। फिर उसी ईयर में जो हमने डिप्रिसिएशन काउंट किया था उसको भी डाला है। फिर 2018 को हमने जो डिप्रिसिएशन जो पार्ट मशीनरी का बेचा उसके ऊपर डाला था उसको लिया है। उसके बाद जो मशीनरी का पार्ट बेचा उसके अलावा की जो मशीनरी थी, फिर हमने नई मशीनरी परचेज की थी, उन दोनों का मिलाकर टोटल जो डिप्रिसिएशन हुआ जो हमने अभी अभी अपनी वर्किंग नोट में सभी कैलकुलेशन को बताया है उसके मुताबिक उसकी अमाउंट हो गई। फिर मशीनरी अकाउंट में जो हमने 18,444 की अमाउंट डाली है वो यहाँ पे हमने लिख दी, और इन सब का कैलकुलेट करके हमारी जो बैलेंस होती है वो लास्ट में यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना ये है कि डिप्रिसिएशन का टॉपिक थोड़ा टफ है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आप कर सकते हो तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं आती है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 151 से हम शुरू कर रहे नया टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है ये, कैसे बनाते हैं, उन सब को समझने के लिए स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।